जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू डेली एमसीक्यू चैलेंज प्रैक्टिस डे 11। आज हमारा 11वां दिन रहने वाला है और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ना, वो हम डिस्कस करेंगे ब्रिटिश कन्क्विस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि जो ब्रिटिश की जो विक्टोरी होनी स्टार्ट हो गई थी ना हमारी कंट्री के अंदर में, जिससे हमारी कंट्री के अंदर जो उनकी कॉलोनियल प्रोसेस वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी। आज हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है। तो इसमें जो अभी हमारा डेली एमसीक्यू चैलेंज प्रैक्टिस चल रहा है ना, ये हर एक जो गवर्नमेंट एग्जाम होने वाले हैं उन सबके लिए इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल जाएगा। चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी की, पीसीएस, रेलवे, बैंकिंग, जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपको हर एग्जाम का क्या देखने को मिलेगा, पीवाईक्यू देखने को मिलेगा। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट यही रहेगी, जैसे ही स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ना, तो आप क्या कीजिएगा, पहले आप उसको पॉज कर लीजिएगा। फिर मेन आंसर जो आपके अकॉर्डिंग आंसर होगा आप उसको लिख लीजिएगा या कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि हाँ इस क्वेश्चन का ये आंसर है। तब आप देखिएगा कि राइट आंसर है या नहीं। तो इससे क्या होगा ना, आपकी एक तो वीडियो मतलब एक तो आपका चैप्टर रिवीजन होता जाएगा, दूसरा आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी कि इन प्रीवियस ईयर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। तो इसमें हम हर तरीके के जो क्वेश्चन है ना पीवाईक्यू, उसको डिस्कस कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, पीसीएस, हर लेवल का। तो इसका बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। एशियन हिस्ट्री का हमने कंप्लीट कर लिया, अभी मॉडर्न चल रहा है। मॉडर्न के बाद हम फिर जियोग्राफी डिस्कस करेंगे। जियोग्राफी के बाद हम पॉलिटी, अगर पॉलिटी, वैसे पॉलिटी की पीवाईक्यू हमने डिस्कस कर ली है, टॉपिक वाइज ही डिस्कस करिए, उसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। बट हम दोबारा से ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है ना, ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 में। तो क्वेश्चन इसमें पूछ रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फीचर ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया, यानी कि ब्रिटिश की ऐसी कौन सी पॉलिसी थी जो कि ब्रिटिश इकोनॉमिक की फीचर, उसकी विशेषता नहीं है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की विशेषता नहीं है। जैसे ऑप्शन ए था ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी कि धन का निकास। ऑप्शन बी था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता ना उसको क्या करना, घटाना, कम करना। सी है कि प्रमोशंस ऑफ यानी कि इंडिजीनियस इंडस्ट्री, यानी कि स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देना। और ऑप्शन डी था एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन फार्मर, यानी कि भारतीय किसानों का शोषण। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा ना, वो आपको देखने को मिलेगा सी। तो क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश के द्वारा जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई थी ना हमारी कंट्री के लिए, उनका मेन मोटिव यही था कि वो हमारी कंट्री की जो मतलब इंडिजिनस इंडस्ट्रीज थी ना, उसको पूरी तरीके से क्या करना था, डिक्लाइन करना था, ताकि प्रमोट करना था। तो इसी वजह से हमारा जो इसमें पूछ भी यही रहा था कि कौन सा नॉट फीचर्स है। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। यानी कि ब्रिटिश के द्वारा जो भी पॉलिसी लाई जा रही थी ना, वो किसको लीड कर रही थी, डिसेंट्रलाइजेशन और डिस्ट्रॉय इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। तो जिसकी वजह से ना हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी थी वो पूरी तरीके से क्या कर हो गई थी, कोलैप्स कर गई थी। तो हमारी जो इकोनॉमी थी ना वो पूरी तरीके से क्या हो गई थी, ट्रांसफॉर्म हो गई थी। जहाँ पे हमारी कंट्री की इकोनॉमी एक्सपोर्टर इकोनॉमी थी, यानी कि हम बाहर के देशों को सिर्फ अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते थे, क्योंकि यूरोप में ना हमारी कंट्री की जो हैंडमेड जो वस्तु होती थी, गुड्स होती थी, वो उसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी। तो एक तो वो डिक्लाइन होने लगी, उन्होंने हमारी कंट्री का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था वो डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा है ना कि द टर्म ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, इसका यूज फर्स्ट टाइम कब किया गया था, यानी कि कहाँ किया गया था, ये किसके द्वारा यूज किया गया था, फर्स्ट टाइम किसके द्वारा यूज किया गया था। ये पूछ रहे कि ड्रेन ऑफ वेल्थ फर्स्ट टाइम किसके द्वारा यूज किया गया था। और ये जो क्वेश्चन है ना कब पूछा गया था, एसएससी सीजीएल 2018 का ये क्वेश्चन है। तो जैसे ऑप्शन ए था दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी था राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन डी था आर.सी. दत्त और ऑप्शन डी था गोपाल कृष्ण गोखले। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए देखने को मिलेगा। तो देखिए अगर हम दादा भाई नौरोजी के द्वारा बात करें तो उनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी, तो जिसका नाम क्या था, प्रॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो उन्होंने उसमें क्या है एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से अब अंग्रेज ने कैसे हमारी जो अंग्रेजों ने किस तरीके से अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज के द्वारा हमारी कंट्री की जितनी भी जो वेल्थ थी ना, यानी कि जितने भी जो संपत्ति थे, धन थे, उसको क्या कर दिया था, ड्रेन कर दिया था। ड्रेन करने का मतलब क्या होता है, बाहर के साइड ले जाना। तो वो क्या कर रहे थे, हमारी कंट्री से जितनी भी जो वेल्थ थी ना वो कहाँ ले जा रहे थे, अपनी कंट्री के अंदर में ले जा रहे थे। तो इसी वजह से जो राइट आंसर था वो आपको क्या देखने को मिलेगा,
ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया था एनडीए 2017 में। और क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि विच एक्ट अलाउड द ब्रिटिश टू मोनोपोलिज इंडियन ट्रेड इन द 18th सेंचुरी। देखिए मोनोपोलीज का मतलब क्या होता है, मोनोपोली एक इकोनॉमिक वर्ड है जिसका मतलब होता है एक अधिकार। किसी भी इंडस्ट्री पे जब किसी कंपनी का एक अधिकार होता है ना तो उसे हम कहते हैं मोनोपोली। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें ना, यानी कि विंडो की बात करें, तो इस पे आज भी मोनोपोली किसका चल रहा है, विंडो का चल रहा है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का चल रहा है। या एक एग्जांपल और समझिए, जैसे कि ना पहले क्या था, सिर्फ इंटेल के प्रोसेसर आते थे जो हम पीसी में यूज़ करते हैं। तो पहले प्रोसेसर की इंडस्ट्री में किसका मोनोपोली था, इंटेल का। आज के टाइम पे अल्टरनेटिव आ गए हैं, जैसे आज के टाइम पे एएमडी का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, इंटेल का देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा था कि पूरे प्रोसेसर इंडस्ट्री पे किसका रूल था, इंटेल का रूल था। तो आज के टाइम पर अल्टरनेटिव है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर डोमिनेंस किसका है, एक तो एएमडी प्रोसेसर का और दूसरा है इंटेल का। उसी तरीके से आप समझ सकते हैं मोनोपोलीज का मतलब क्या है। तो क्वेश्चन यही पूछा गया था कि ब्रिटिश के द्वारा ऐसा कौन सा एक्ट लाया गया था, ऐसा कौन सा कानून लाया गया था 18वीं सेंचुरी में, कि जिसमें ब्रिटिश ने हमारी कंट्री के ट्रेड पे यानी कि जो व्यापार है उस पर अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश करी थी। ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ऑप्शन बी है चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन सी है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 और ऑप्शन डी है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। देखिए आपने अगर एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ी होगी ना पॉलिटी की, तो उसमें भी आपने ना ये सारे चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ा होगा। मेनली क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम ब्रिटिश रूल की बात करें ना, तो ब्रिटिश रूल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक था कंपनी रूल और दूसरा था ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल, तो देखिए ब्रिटिश रूल कब से मानी जाती है, कि जो फर्स्ट रिवोल्ट हुआ था ना 1857 से लेकर के 1947 तक, इस टाइम को हम क्या मानते हैं, ब्रिटिश रूल मानते हैं। लेकिन अगर हम कंपनी रूल की बात करें ना, तो ये 1857 के रिवोल्ट से पहले पहले माना जाता है, किसका रूल, कंपनी का रूल माना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन के इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, ऑप्शन बी देखने को मिलेगा, यानी कि चार्टर एक्ट 1813। अगर हम इस एक्ट की बात करें ना, तो इसने क्या किया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड था मोनोपोली, वो क्या किया था, जैसे जो इस्टेब्लिश करा था मोनोपोली, वो कहाँ कहाँ करा था, चाइना, और जो मतलब जो चाइना है ना, चाइना का जो टी रूट है वहाँ पे भी उन्होंने क्या कर रखा था, अपनी मोनोपोली स्टार्ट कर दी थी। देखिए इस अधिनियम ने ना चीन के साथ व्यापार और चाय व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एक अधिकारी को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है ना, वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सॉरी 4 देखिए। ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो किस में पूछा गया था, यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 में जो पेपर हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793 वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, यानी कि जो 1739 का जो परमानेंट सेटलमेंट है ना, वो किसके द्वारा लाया गया था, यानी कि किसके द्वारा इंट्रोड्यूस्ड किया गया था। ऑप्शन ए था वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नविल्स, ऑप्शन सी था लॉर्ड वेरसेली वेलिजेली और ऑप्शन डी था लॉर्ड डलहौजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी, यानी कि लॉर्ड कॉर्नविल्स देखने को मिलेगा। अगर हम इस एक्ट की बात करें ना, यानी कि ये जो सिस्टम है, इसमें क्या था, सिस्टम फिक्स्ड लैंड रेन्यू कर दिया गया था, और इसको क्या किया था, मेड जमींदार रिस्पॉन्सिबल फॉर टैक्स कलेक्शन, यानी कि जमींदार को क्या बना दिया गया था, एक रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया था, ताकि वो क्या कर सके, टैक्स कलेक्शन कर सके। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया, ये पूछा गया था रेलवे एनटीपीसी 2019 में। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन इंडियन पीसेंट, यानी कि जो ब्रिटिश के द्वारा इकोनॉमिक पॉलिसी लाया गया था ना, तो उसका ब्रिटिश यानी कि जो पीसेंट्स है, यानी कि जो किसान है, उस पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो ऑप्शन ए क्या था, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, क्या हमारी कंट्री का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी थी वो बढ़ गई थी, तो नहीं। बी देखने को मिलेगा ग्रोथ ऑफ लोकल मार्केट, क्या जो लोकल मार्केट है उसमें ग्रोथ आई थी, यानी कि स्थानीय बाजारों का विकास हुआ था, तो नहीं। इनडेबिटनेस एंड लैंड लॉस, यानी कि इनडेबिटनेस का मतलब होता है कर्ज के अंदर दबते चले जाना और अपनी ज़मीनें खोते जाना।
ठीक है, तो इसका जो सीधा सीधी आंसर आप कॉमन सेंस के बेस पे भी दे सकते हैं, तो इसका आंसर क्या था, ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। यानी कि जब ब्रिटिश हमारी कंट्री के लिए इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर के आए थे ना, तो वो ऐसी पॉलिसी लेकर के आए थे कि जो हमारे किसान थे वो उनके ऊपर एक तो कर्ज बढ़ता जा रहा था, और जो ऐसे किसान थे जिनके पास खुद की ज़मीन थी वो क्या होते जा रहे थे, लैंडलेस होते जा रहे थे। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है ना वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। तो कैसे हैवी लैंड रेवेन्यू पे फोकस किया गया था, जिसके वजह से पीसेंट को लोन पे करने के लिए अपनी ज़मीन भी क्या करनी पड़ती थी, बेचनी पड़ती थी, और वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाते थे, क्या होते जा रहे थे, कर्ज के अंदर में डूबते चले जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें टैक्स पे भी इंटरेस्ट देना पड़ता था और इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट भी देना पड़ता था। तो जिसकी वजह से राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, एंग्लो फ्रेंच प्राइवेटली मतलब होता है वॉर होना, यानी कि युद्ध होना, इन इंडिया वॉज द प्राइमली फॉर्ट इन विच रीजन, यानी कि जो एंग्लो फ्रांसीसी वॉर हुआ था ना मुख्य तौर पे किस क्षेत्र में हुआ था, किस एरिया में हुआ था। ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी कार्नेटिक, जिसे हम कर्नाटक कहते हैं, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी गुजरात। राइट आंसर इस ऑप्शन बी देखने को मिलेगा। जो कार्नेटिक वॉर है ना 1746 से 1763 तक चला था, और किसके बीच में चला था ये, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में चला था, कहाँ पे, साउथ इंडिया में। तो राइट आंसर इज आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है विच वॉज द फ्रेंच गवर्नर हु लीड द फ्रेंच फोर्सेस इन फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था, एसएससी सीजीएल 2016 में। तो ऑप्शन आपको क्या मतलब ये समझिए कि जो पहला जो कार्नेटिक वॉर हुआ था ना, तो फ्रांसीसी सेना का जो नेतृत्व करने वाला पहला फ्रांसीसी गवर्नर कौन था। ऑप्शन ए जोसेफ फ्रांसिस्कोस ड्यूप्लेक्स, ऑप्शन बी हिलेली, ऑप्शन सी ब्यूजी, और ऑप्शन डी था, आपको क्या देखने को मिलेगा, ले यानी कि ला बॉर्ड्रिनियस। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए देखने को मिलेगा। अगर हम ड्यूप्लेक्स प्ले की बात करें, इन्होंने की रोल प्ले किया था किसके लिए, एक्सपेंशन के लिए, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर में ना अपने एरिया को बढ़ाने के लिए अपना की रोल प्ले किया था। तो इसका जो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, और ये वाला क्वेश्चन कब पूछा गया था, यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपले, यानी कि चैपल की जो संधि थी, जो कि कब हुई थी, 1748 में, ने किस कर्नाटक युद्ध को समाप्त किया था। ऑप्शन ए फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, ऑप्शन बी सेकंड कर्नाटिक वॉर, ऑप्शन सी थर्ड, और ऑप्शन डी था नन ऑफ द अबव। राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट। अगर हम ट्रीटी यानी कि अगर हम इस ट्रीटी की बात करें ना, इन्होंने क्या किया था, मद्रास यानी कि रिस्टोर मद्रास टू द ब्रिटिश एंड एंड द फर्स्ट फेज ऑफ एंग्लो फ्रांस कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि संधि ने मद्रास को अंग्रेजों को क्या किया था, बहाल कर दिया था, और एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष के पहले चरण को क्या कर दिया था, इसने समाप्त कर दिया था। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है, और ये वाला जो सवाल है ना वो कब पूछा गया था, एनडीए 2018 में पूछा गया है, कि द डिसाइव्स बैटल इन द सेकंड कार्नेटिक वॉर 1749 टू 1754 वॉज, यानी कि जो सेकंड कार्नेटिक वॉर था ना में निर्णय लड़ाई लड़ी थी, तो इनमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें वॉर था। तो जैसे ऑप्शन ए था यानी कि वांडीवास की लड़ाई, ऑप्शन बी था बैटल ऑफ प्लासी, ऑप्शन सी था बैटल ऑफ एराकॉट, ऑप्शन सी था बैटल ऑफ बक्सर। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी देखने को मिलेगा, बैटल ऑफ बक्सर। तो रॉबर्ट सिविल के द्वारा बात करें तो उन्होंने क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था एयरकॉट को, कब, 1751 में, जिससे कि हेल्प मिली थी फ्रेंच को, फ्रेंच जो आर्मीज थे ना, फोर्सेस थे, उनको पीछे करने में किसको हेल्प मिली थी, तो ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश को। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो रेलवे एनटीपीसी 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच वॉर एंड फ्रेंच पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन इंडिया, यानी कि ऐसा कौन सा वॉर था जिसके वजह से जो फ्रेंच पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था ना वो क्या हो चुका था, हमारी कंट्री में खत्म हो चुका था। ऑप्शन ए फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, ऑप्शन बी थर्ड कर्नाटिक वॉर, ऑप्शन सी बैटल ऑफ बक्सर, और ऑप्शन डी था फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी,
यानी कि जो थर्ड कर्नाटिक वॉर हुआ था। अगर हम आफ्टर द बैटल ऑफ वांडीवॉर्स की बात करें जो कब खत्म हुआ था 1760 में, तो फ्रेंच के द्वारा क्या बहुत से जो टेरिटरी थी ना वो क्या हो गई थी, वो लॉस हो गई थी। तो जिसकी वजह से क्या थी, जो फ्रेंचिस जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था ना वो हमारी कंट्री में क्या हो चुका था, खत्म हो रहा था, मतलब खत्म हो चुका था। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है ना वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी देखने को मिलेगा, यानी कि थर्ड कर्नाटिक, यानी कि कर्नाटिक वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 में। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट बिटवीन, यानी कि बैटल ऑफ प्लासी की जो युद्ध था ना वो किन के बीच में लड़ा गया था, ब्रिटिश वर्सेस फ्रांस, ब्रिटिश वर्सेस सिराज उद दौला, ऑप्शन सी है ब्रिटिश वर्सेस टीपू सुल्तान, और ऑप्शन डी था ब्रिटिश वर्सेस मुगल एम्पायर। राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी देखने को मिलेगा, यानी कि ब्रिटिश वर्सेस सिराज उद दौला। तो रॉबर्ट क्लीव की बात करें ना, क्लाइव, उन्होंने क्या किया था 1757 में, यानी कि मीर जाफर की हेल्प से क्या किया था, सिराज उद दौला को क्या कर दिया, किया था, हरा दिया था। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2019 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि प्लासी के युद्ध में जो सिराज उद दौला को किसने धोखा दिया था। तो ऑप्शन ए मीर कासिम, ऑप्शन बी मीर जाफर, ऑप्शन डी सिराज उद दौला, ऑप्शन डी था हैदर अली। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी। देखिए 2018 में यूपीएससी ने ये वाला क्वेश्चन यहाँ से पूछा कि बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच में लड़ा था, तो सिराज उद दौला। अगर आपने इसको एनालाइज किया होता तो आप कॉमनली पढ़ते कि मिर्ज जाफर के द्वारा क्या है ब्रिटिशर्स का साथ दिया गया था और सिराज उद दौला को क्या था, उन्होंने धोखा दिया था, तो जिसकी वजह से ब्रिटिश ने उन्हें युद्ध में हरा दिया था। वही क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, सीजीएल 2019 की इसी के एक्सप्लेनेशन से उठा करके पूछ लिया। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, ये वाला भी क्वेश्चन कहाँ कब पूछा गया था, यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द ब्रिटिश विक्टोरी एट प्लासी, ऐसा कौन सा मेन कारण था जिसकी वजह से ब्रिटिश जो प्लासी वॉर थी वो क्या थी, जीत गई थी। विक्टोरी का मतलब क्या होता है, जीत जाना। तो ऑप्शन ए था सुपीरियर ब्रिटिश आर्मी, ऑप्शन बी सपोर्ट फ्रॉम फ्रेंच फोर्सेस। देखिए कॉमन सेंस से भी आप बता सकते हैं, ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता है, सॉरी ऑप्शन बी तो हो नहीं सकता है। मेन रीज़न क्या है, क्योंकि फ्रांस के साथ वो तो ऑलरेडी क्या किया था, उन्होंने वॉर लड़ा था, तो उनका सपोर्ट तो वो तो उसका सपोर्ट लिया नहीं था, मतलब वो तो सपोर्ट देते भी नहीं। ऑप्शन सी था मीर जाफर के द्वारा क्या करना, विश्वघात का मतलब धोखा देना, और ऑप्शन डी था वीकनेस ऑफ सिराज उद दौला। तो इसका जो राइट आंसर था ना वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ए देखने को मिलेगा, सॉरी ऑप्शन सी देखने को मिलेगा, नॉट ए, ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। यानी कि जो ब्रिटिश के द्वारा जो जीता गया था ना वो मेन रीजन इसलिए था क्योंकि जो मीर जाफर थे ना उन्होंने क्या किया था, धोखा दिया था। और दूसरा रीजन नॉट जस्ट आर्मी स्ट्रेंथ, ना कि सिर्फ आर्मी स्ट्रेंथ की वजह से, मेन रीजन ये था कि मीर जाफर के द्वारा क्या था, धोखा दिया गया था। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा गया था एनडीए 2017 में। क्वेश्चन क्या पूछा है, बैटल ऑफ जो बक्सर हुआ था ना 1764 में, वॉज फॉट बिटवीन द ब्रिटिश एंड, यानी कि ब्रिटिश और किसके बीच में हुआ था। ऑप्शन ए मीर जाफर, ऑप्शन बी सिराजुद्दौला, ऑप्शन सी अ कंबाइंड फोर्स ऑफ मुगल एम्पायर, नवाब ऑफ अवध एंड मीर कासिम, और ऑप्शन डी था फ्रेंच एंड मराठास। राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी देखने को मिलेगा, जिसमें कंबाइंड फोर्स थे, एक तो मुगल एम्पायर के, नवाब ऑफ अवध के और मीर कासिम। तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में ब्रिटिशर्स और किसके बीच में वॉर हुई थी, कंबाइंड फोर्सेस के बीच में वॉर हुई थी, तो जिसे हम क्या कहते हैं, बैटल ऑफ बक्सर, जो कि 1764 में हुआ था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में। क्वेश्चन क्या पूछा, आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर विच मुगल एम्पायर ग्रांटेड दीवानी राइट्स ऑफ द ब्रिटिश, यानी कि बक्सर की लड़ाई के बाद किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को दीवानी का अधिकार दे दिया था। ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी अकबर सेकंड, ऑप्शन सी शाह आलम सेकंड, ऑप्शन डी था आलमगीर। राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी देखने को मिलेगा, यानी कि शाह आलम सेकंड। द ट्रेटी ऑफ इलाहाबाद जो किया गया था ना वो कब किया गया था, 1765 में, जिसमें ब्रिटिशर्स को अधिकार मिल गया था दीवानी राइट्स का। दीवानी राइट्स का मतलब क्या था, टैक्स कलेक्शंस का जो अधिकार था ना वो उन्हें
मिल गया था कहाँ पे, बंगाल के अंदर में, बिहार और उड़ीसा के अंदर में। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी अभी हमारा PYQ डेली MCQ चैलेंज सीरीज चल रहा है ना, इसमें आपको हर एक एग्जाम का PYQ देखने को मिल जाएगा। जैसे अभी आपने वीडियो देखा होगा ना, आपको आइडिया मिल गया होगा। तो इसकी रिगार्डिंग में भी अगर आपको कोई सजेशंस देना है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपके टोटल कितने ऑप्शन सही गए, आप वो भी अपने स्कोर को मार्क्स करिएगा। देखिए एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और उसमें 0.66 नेगेटिव मार्क्स होगा। तो आप उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।